हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? आज के सेशन में डिस्कस करेंगे नाइन्थ की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजियोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया। भारत का भौतिक स्वरूप जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताते हुए चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जरूर देखिएगा। बीपीएससी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी आपको दिखाते हुए चलेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस हो या फिर आप अपना सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं, लाइक ज्योग्राफी है आपका 6 to 8 9 10th में, तो यही आपसे कह रहे हैं कि आप एनसीईआरटी से शुरू करें। बेस मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और शुरुआत ज्योग्राफी से हो तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो चलिए, आज यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताते हुए चलेंगे। यदि ये पीडीएफ चाहिए तो स्मार्ट कक्षा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ हम पीडीएफ शेयर करते रहते हैं और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये पीडीएफ क्यों इंपॉर्टेंट है? रिवीजन के लिए, क्योंकि ये हम अंडरलाइन किए हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। यदि ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां हम शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर हमारे देश में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। ये सब बने कैसे? तो पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट जो है वो आपस में टकराए। पहले क्या था? पहले एक महाद्वीप और एक महासागर था जिसका नाम क्या था? पूछा जा सकता है आपसे कि एक महाद्वीप और एक महासागर का नाम क्या था। तो जो एक महाद्वीप था, इस तरह से एक महाद्वीप है ये, इसका नाम था पेंजिया। एक महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया और एक महासागर था जिसका नाम था पेंथालासा, एक महासागर। और यही जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ये कई भागों में टूटे। यही पेंजिया महाद्वीप टुकड़ों में जब टूटा, जब हम कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे, 7 कॉन्टिनेंट और 5 महासागर, ओशियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो जो है 7 महाद्वीप बने और 5 महासागर। किससे बने हैं? पहले एक ही महाद्वीप था जिसका नाम पेंजिया था और एक महासागर था जिसका नाम पेंथालासा था। तो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से ही हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ और इसी तरह से अनेक प्रकार की भू आकृतियां, स्थलाकृतियां हमारी पृथ्वी पर बनी हुई हैं। पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, ये सब है क्या? पर्वत क्या है, माउंटेन क्या है, तो इसके बारे में हम एक एक करके यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसे पर्वत किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाए पर्वत किसे कहते हैं, तो वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी सिरा क्या होता है, नुकीला होता है, कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे भाई पर्वत कहते हैं, माउंटेन। अब अगर पूछा जाए पठार क्या है, तो वे ऊंचे स्थान जिसका ऊपरी भाग जो है वो थोड़ा सा समतल होता है। कैसा होता है? इस तरह से समतल होता है, इसे हम पठार कहते हैं। पहाड़ी किसे कहते हैं? पहाड़ी की जो ऊंचाई होती है, पर्वत का ही रूप है, पहाड़ी की जो ऊंचाई होती है वो 600 600 मीटर से कम होती है। कितना भाई? पहाड़ी की ऊंचाई जो है, हाइट उसकी 600 मीटर से क्या होती है? कम होती है। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, और पूछा गया है। आप हमेशा पढ़ेंगे इस चैप्टर में पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी क्या है? पर्वत श्रेणी क्या है? तो पर्वत और पहाड़ियों का जो समूह होता है, क्या? पर्वत और पहाड़ियों का जो समूह होता है उसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है भाई, कटक किसे कहते हैं? क्या? कटक। कटक किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समुद्र में स्थित पर्वत श्रेणी को, कहां पर? समुद्र में, समुद्र में स्थित, समुद्र में स्थित पर्वत श्रेणी को, समुद्र में स्थित पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? कटक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं कि कैसे बना, है ना। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। जैसा कि आपको बताए, पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, है ना। और आप लोग देखने भी गए होंगे, और अभी यहाँ मैप में और इस फिगर में चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, पर्वत, पठार, मैदान, आप देख भी सकते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज की क्लास। और हम लोग जहाँ नहीं गए हैं वहां पर भी पढ़ के पहुंच जाएंगे, है ना। वहां पर भी ऐसा अनुभव करिएगा कि हम लोग यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ पर जो है घूम रहे हैं। तो उस फीलिंग के साथ आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो काफी मजेदार होने वाला है।
तो यहाँ पर है भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत स्थिर भाग माना जाता है। किसे भाई? प्रायद्वीपीय पठार को भूमि का स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल ही में भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो है युवा स्थलाकृतियां कौन सी हैं, या सबसे युवा पर्वतमाला क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय जो है, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला युवा स्थलाकृतियों को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटी, तेज बहने वाली नदियां, ये सब यहाँ पर पाई जाती हैं, है ना। इसके बाद है मैदान। आप देखेंगे जड़ोड़ निक्षेपों से बने प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बनी है। अब है मुख्य भौगोलिक वितरण क्या है, जो सीरियल वाइज से लगाने को आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्रम से लगाइए। मुख्य भौगोलिक वितरण क्या है? यहाँ पर भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पर है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरे नंबर पर आता है मैदान, तीसरे नंबर पर प्रायद्वीपीय पठार, और चौथे नंबर पर आता है यहाँ पे भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पे है यहाँ पर पर्वतीय भाग, ये आप देख रहे हैं, ये पर्वतीय भाग है। सेकंड पे आता है ये आपका मैदान, और यहाँ पर उत्तर का मैदान ये सेकंड पे है। थर्ड पे आप देख पा रहे होंगे दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, यहाँ पर ये पठार दिया हुआ है, थर्ड पे है। और यहाँ आप फोर्थ पे देखेंगे भारतीय मरुस्थल, जहाँ पे थार का मरुस्थल है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ आगे आप देखेंगे फिफ्थ पे, आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जो प्रायद्वीपीय घाट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, और जो ये महानदी गोदावरी कृष्णा, इन्हें जो है काटती छाटती रहती हैं। सिक्स पे आप देखेंगे द्वीप समूह है, जो लक्षद्वीप अरब सागर में है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि आप इस मैप में, इस चित्र में देख पा रहे होंगे। इनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिमालय के बारे में। हिमालय पर्वत, पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो आपको बताते हुए चल रहे हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर, जैसा कि ये उत्तर में ही है ना, ये उत्तर में ही है, भारत की उत्तरी सीमा पर क्या है, भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ये युवा बनावट है, हिमालय का ये युवा बनावट है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, जिसे मोड़दार पर्वत कहते हैं, फोल्डिंग माउंटेन, भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। पर्वत के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी कितने प्रकार के, 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। वलित पर्वत यानी मोड़दार पर्वत, भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। वलित पर्वत किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझते हुए चलते हैं। वलित पर्वत, बस आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं, जैसे प्लेटों के टकराने से बनता है। कैसे बनता है? प्लेटों के टकराने से इनका निर्माण होता है। दो प्लेटें इधर से और इधर से जब टकराती हैं, तो जो ये बीच का भाग है, ये कुछ इस तरह से ऐसे उठ जाता है, जिसे मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत कहते हैं। और ये जो है यंग माउंटेन, नया पर्वत है। क्या है भाई? यंग माउंटेन है, नया पर्वत श्रृंखला है, ये नया पर्वत श्रृंखला है। यंग माउंटेन, जैसे हिमालय विश्व का सबसे नया पर्वत है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे नया युवा पर्वत यंग माउंटेन कौन सा है, तो यंग माउंटेन है हिमालय पर्वत। याद रखिएगा, हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत नया पर्वत है, यंग माउंटेन है। यहां पर आप ये समझ गए क्या है भाई? मोड़दार पर्वत, वलित पर्वत। अब भ्रंश पर्वत क्या है? भ्रंश पर्वत, जैसे जहां पर अब दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर नीचे जब आती हैं, जो ये भाग है, ये वाला भाग ऊपर उठ जाता है, ये नीचे धंस जाता है, ये भ्रंश पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत आप सबको पता है, जब उद्गार होता है तो कुछ इस तरह से आकृति आप देखे होंगे, इस तरह से आकृति बनती है, और ये बहुत ऊंचाई तक बन जाती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अपशिष्ट पर्वत अरावली पर्वत है, जो कम होता चला गया है, अपशिष्ट पर्वत, है ना। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे हिमालय पर्वत क्या है भाई। तो ये श्रृंखला जो है, ये पर्वत श्रृंखला
पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। कहाँ से? सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। ये क्या है भाई? युवा पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। आपको चित्र दिखाते हुए इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप यदि चित्र देखते हुए चलेंगे वो चीजें भूलेंगी नहीं, है ना। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये क्या है? एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। 2400 किमी की लंबाई में फैली एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किमी है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किमी है। आप देख सकते हैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कम हो गई है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कश्मीर में 400 किमी है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है, 400 किमी है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे 150 यानी 150 हो गई है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम हो गई है। अर्धचंद्र ये इस तरह से आकृति में फैला हुआ है ना, आप देख पा रहे होंगे। अर्धचंद्र आकृति यहाँ पर जो है ये बना रहा है, यानी अर्धवृत्त अर्धचंद्र की तरह इसका निर्माण हुआ है। आगे है यहाँ पे, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में क्या है? घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी का नाम है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। महान या आंतरिक हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो हिमाद्री के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर जो है आप यहाँ पर देखेंगे। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर के कुछ नाम दिए हुए हैं। यदि आपसे पूछे, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8848, और ये ऐसा मापा गया है, ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिकों द्वारा कि इसकी ऊंचाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है ना। 8848 जो मापी गई है और इसकी ऊंचाई बढ़ भी रही है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसे सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। कंचनजुंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजुंगा है, जो कितना है? 8598, 8598 इसकी ऊंचाई है। यदि आपसे क्वेश्चन करे, जैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन करे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसका नाम है केटू गार्डविन आस्टीन। जिसका नाम क्या है? गार्डविन आस्टीन। केटू है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, पाकिस्तान इसे कब्जियाया हुआ है, आज नहीं तो कल हमारा हो ही जाएगा। तो ये जो है 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछे कि भारत की भूमि की, तो कंचनजुंगा है। विवादित क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा तो एक ही नाम दिया रहेगा। कंचनजुंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो 8598। आई होप ये क्लियर हो गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आप ये अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। केटू है कहाँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है केटू। यही तो कब्जियाया हुआ है पाकिस्तान, है ना। यही है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना। यहाँ पर आगे बात करते हैं, और भी जो है ये ऊंची चोटी है। मकालू नेपाल में है, धौलागिरी है नेपाल में। आप यहाँ पर इन्हें याद कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंगा पर्वत है जो कि भारत में है, 8126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8076 मीटर। नंदा देवी है भारत में 7817 मीटर। और कामेट है भारत में 7756। नामचा बरुचा भारत में है, और गुरुला मंथाला जो नेपाल की है। इन जो है ये हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो किसके अंतर्गत आती है? तो ये आंतरिक हिमालय यानी हिमाद्री के अंतर्गत आती है। अच्छा, ये जो है आंतरिक हिमालय यानी हिमाद्री क्या है, तो आप यहाँ पर 3 पर्वत श्रृंखला देख पा रहे होंगे।
कौन सी भाई? 3 पर्वत श्रृंखला देख पा रहे होंगे। एक तो ये है, एक ये है और दूसरा आप देख रहे हैं ये है और तीसरा आप देख रहे हैं ये है। जो ये वाला पर्वत है इसी को आंतरिक पर्वत यानी कि क्या कहते हैं? हिमाद्री पर्वत श्रृंखला कहते हैं और इसी के अंतर्गत जो अभी-अभी हम लोग पर्वत श्रृंखला को पढ़े, वही इसी के अंतर्गत यानी हिमाद्री श्रृंखला के अंतर्गत आती है। आगे बात करते हैं यहाँ पे। हिमा हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमांचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच इनकी ऊंचाई है। 50 इनकी चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर तक है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को जो है पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, जहां पर लोग घूमने जाते हैं कांगड़ा और कुल्लू की घाटियों में, है ना। अब आपको बताएं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यानी आपसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आता है काराकोरम, केटू, क्या है? काराकोरम, केटू। और यहाँ पर सीरियल वाइज से लगाने के लिए ये आता है। इसके बाद आता है लद्दाख श्रेणी, इसके बाद है जास्कर, इसके बाद आता है पीर पंजाल, है ना। यानी आपसे पूछ ले दक्षिण से उत्तर या फिर उत्तर से दक्षिण क्रम से लगाने के लिए यदि क्वेश्चन में आए तो काराकोरम यानी केटू, लद्दाख श्रेणी, इसके बाद है जास्कर, इसके बाद है पीर पंजाल। जो कि पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल श्रेणी जो है ये सबसे ज्यादा फैली हुई है। पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी है, सबसे महत्वपूर्ण भी है। आगे है यहाँ पर हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। इनकी चौड़ाई जो है वो कम है, कितना है? तो 10 से 50 के बीच है, 10 से 50 किमी के बीच है और ऊंचाई इनकी है 900 से 1100 मीटर। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की जो है मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दून के नाम से जानते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे कि देहरादून, कोटली दून या पाटली दून के नाम से इनको जानते हैं। आगे बात करते हैं। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। कैसे भाई? नदियों के द्वारा। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर इनको जो है अलग अलग डिवाइड किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं और पश्चिम से पूर्व तथा क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलुज तथा काली नदी, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। यदि और क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा, हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम भी हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे जो है पूर्वी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। और दिहांग महाखट जिसे गार्ज के बाद जो है, गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाती हुई भारत की पूर्वी सीमा के क्या है, भारत की पूर्वी सीमा के साथ जो है फैल जाती हैं। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। मजबूत बलुआ पत्थरों से औसादी सैल से ये बनी हुई है। ये घने जंगलों से ढकी होती है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं तथा घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो या मणिपुर पहाड़ियां जो है इसमें शामिल है। ये है उत्तरी मैदान। मैदान की बात कर लें तो जो गंगा और सिंधु से बना है, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियां हैं। उत्तर का मैदान जो कि आप इस मैप में देख पाएंगे, ये है उत्तर का मैदान। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जहां पर है गंगा नदी, घाघरा, यमुना, गंडक और जिससे मिलकर ये उत्तर का मैदान बना हुआ है। यही इसमें दिया है।
मैदानी भागों में जो मिट्टी के बारे में ज़्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 7 लाख वर्ग किमी के क्षेत्र पर है, लगभग जो है मैदान 2400 किमी लंबा एवं 240 से क्या है 240 से 320 किमी चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी यहाँ पर उपलब्ध है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन संभव है। जीवन संभव मतलब जीवन के लिए जो उपयोगी है, यहाँ पर अन्न उपजाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में ही ज़्यादा लोग निवास करते हैं, है ना? यहाँ पर आप देख पाएँगे ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहां लोगों का निवास भी है। यहाँ पर जो है काफी ज्यादा हर साल लगभग जो है जन धन की हानि होती है, बट फिर भी लोग यहाँ पर रहते हैं। माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है, जहां पर लोग निवास भी करते हैं, है ना? आगे बात करते हैं यहाँ पर। क्या आप जानते हैं, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? द्वाब क्या है? द्वाब क्या है? तो दो नदियों के बीच का भाग जो है उसे द्वाब कहते हैं। द्वाब दो शब्दों से मिलकर बना है, दू तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार जो पंजाब क्षेत्र है यानी पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है पांच तथा आप का अर्थ होता है पानी, है ना? तो द्वाब का अर्थ क्या है? यानी दो नदियों के बीच की भूमि को द्वाब कहते हैं। आगे है उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? तो पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जैसे झेलमय, चिनाब, रावी, व्यास, सज्जुल हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में द्वाब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच हुआ है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैली है। ब्रह्मपुत्र का मैदान पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। और यहाँ पर आगे है, उत्तरी मैदान की व्याख्या करें तो इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। इस विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है। आकृतियां विभिन्न प्रकार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किमी के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप करती हैं। इसे क्या कहते हैं? भावर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं नदियां जो है, सरिता मतलब नदी होता है, पुनः निकलती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर वन्य प्राणियों से भरा जो है घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए जो शरणार्थी थे, उनको कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराया गया है और जंगल को काटा गया है। यहाँ पर अधिक मात्रा में जंगल को काटा गया है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी, अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाग में क्या कहते हैं भाई? कंकरीली मिट्टी, यानी ऊसर जिसे कहते हैं, कहें ऊसर, जिसमें जो है कंकरीली मिट्टी होती है। बाढ़ वाले मैदानों के नए युवा निक्षेपों से खादर कहा जाता है। यानी जहां पर बाढ़ का पानी हर साल पहुंच जाता है, वो मिट्टी उपजाऊ होती है ना? उसे कहा क्या जाता है? उसे खादर कहा जाता है। जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, उसे खादर यानी ऊसर कहा जाता है। जहां की मिट्टी जो है वो कंकरीली होती है, यानी कंकड़ नुमा होती है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये मिट्टी जो है उपजाऊ होती है, यानी खेती योग्य होती है। आगे बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में जो है यह एक मेज की आकृति वाला, यानी पठार क्या है भाई? तो पठार समझ लेते हैं, यानी जो मैदान है, मैदान से थोड़ा ऊंचा होता है, यानी मेज नुमा आकृति कुछ इस तरह से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इस आकृति को भाई पठार कहा जाता है।
प्रायद्वीपीय पठार एक मेज आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित सेल से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारणों से बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग यानी मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो कि मालवा का पठार यानी अधिकतर भागों तक फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। और विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, कौन सी नदी है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है? ये इंपॉर्टेंट है। नदियों की बात करें, जब नदी पढ़ेंगे तो वहां पर जो है भारत की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों के नाम तो भाई चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बात करते हैं यहाँ पे बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जानते हैं, यानी जो ये पठारी क्षेत्र है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में क्या है? संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। कैसा? त्रिभुजाकार। दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। क्या है भाई? सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व में स्थित है। आगे है, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय यानी कॉर्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं क्या है? गारो खासी जयंतियां, जो मेघालय में है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तीनों पहाड़ियां मेघालय की हैं, गारो, खासी और जयंतियां, जो कि क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर ये तीनों पहाड़ियां हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इस चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन दिखाए? कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिला जुला के सिर्फ जीके और जो सब्जेक्ट है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से पूछा हुआ है। तो आप सोचिए एनसीईआरटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है। ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक तथा पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने जो है इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस चित्र में। जो यहाँ पर पूर्वी घाट यानी पूर्वी घाट की नदियां हैं, इसे जो है काटती रहती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूर्वी घाट, और ये है पश्चिमी घाट। यहाँ पर नदियों की बात करें तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो कि आप यहाँ से देख रहे हैं, कैलाश श्रेणी से सिंधु नदी निकल रही है कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम ब्लू कलर ले लेते हैं। कैलाश श्रेणी से आप यहाँ पर देख रहे होंगे सिंधु नदी क्रम में लगाने के लिए आता है। पहले सिंधु नदी है, इसके बाद है झेलम, इसके बाद है रावी और इसके बाद है सतलुज नदी। आगे चलकर ये सिंधु नदी में यानी झेलम, रावी, सतलुज मिल जाती हैं और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान होते हुए ये अपना जल जो है अरब सागर में निक्षेपित करती हैं। यहाँ पर है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गंगा नदी,
घाघरा नदी, यमुना नदी जो कि यहाँ से होते हुए जो है बांग्लादेश में पहुँचती हैं और बांग्लादेश से होते हुए ये अपना जल जो है वो कहाँ पर निक्षेपित करती हैं तो बंगाल की खाड़ी में। सीरियल वाइज़ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सिंधु, झेलम, रावी, सतलुज यानी आप क्रम से इन नदियों को लगाइए, सजाइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा। यहाँ पर हम आगे बात करने वाले हैं और यही नदी के बारे में जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से जो है पूरे भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आगे है यहाँ पर जी, हम लोग कहाँ पर थे? घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में कैसी वर्षा होती है? तो पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी घाट पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के ऊंचे शिखर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पश्चिमी घाट के ऊंचे शिखर कौन से हैं? तो अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और डोडा बेट्टा है जिसकी ऊंचाई है 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो महेंद्रगिरी है जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। याद रखिएगा पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां हैं और आगे है प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। क्या है भाई? प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य विशेषता में आता है क्या? जहाँ पर काली मृदा है। ये बनती कैसे है? तो दक्कन ट्रैम्प के नाम से इसे किस नाम से जानते हैं? इसे दक्कन ट्रैम्प के नाम से जानते हैं। ये बनती कैसे है? तो ज्वालामुखी से बनती है। आग्नेय सेल का टूट-फूट होना और चूर्ण होना जिससे अपर्दित होकर काली मृदा बनती है। और ये क्षेत्र जहाँ पर काली मृदा सबसे ज़्यादा है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण-पश्चिम में उत्तर-पूर्व दिशा में फैली हुई है। एक क्वेश्चन और बनता है, काली मृदा में सबसे ज़्यादा जो है कौन-सा फसल उपजाया जाता है? तो ये कॉटन के लिए, कपास के लिए सबसे उपयोगी मृदा है काली मृदा। आप देखेंगे गुजरात साइड कपड़े की फैक्ट्री है ना? यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है। आगे है भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम के किनारे थार का मरुस्थल स्थित है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। यह बालू के टिब्बों से ढका एक क्या है? तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 यानी 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, जो कि शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखाई देती हैं, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होता है। यानी बरसात के समय में भी जो है कुछ नदियाँ दिखाई देती हैं और बाद में ये वही रेतीले भाग में यानी छुप जाती हैं, ढक जाती हैं, वहीं पर ये विलुप्त हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं बालू में। पर्याप्त जल नहीं मिलने पर ये समुद्र तक ये नदियाँ पहुँच नहीं पाती हैं, इसका उदाहरण है लूनी नदी। लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। एक क्वेश्चन बनता है बरकान, बरकान किसे कहते हैं? तो अर्धचंद्राकार बालू का टीला जिसे बरकान कहते हैं। बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, यानी इसका विस्तार जो है बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबौता टीले भारत-पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएँ, तो जो है बरकान के समूह देख सकते हैं, कुछ इस तरह से क्योंकि जो जल है वो इसी रेतीले में यानी रेतीले भाग में क्या होता है नीचे विलीन हो जाता है और ये जो भाग है कुछ इस तरह से ऐसे अर्धचंद्र की तरह बन जाता है, इस तरह से ऐसे बन जाता है, जिसे आप देख पाएँगे कहाँ? जैसलमेर में। जिसे क्या कहते हैं? बालू का टिब्बा, अर्धचंद्राकार बालू का टिब्बा, जिसका नाम है बरकान। आगे बात करते हैं तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक जो है फैला हुआ है। पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच स्थित संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। कौन से हैं? तो जो है तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरीय सरकार कहा जाता है और दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस मैप में ये है। उत्तरी भाग में इसे क्या कहा जाता है भई? तो उत्तरी सरकार कहा जाता है और यहाँ आप दक्षिणी भाग में देखेंगे इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, थोड़ा-सा है
आगे है बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर क्या बनाती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण भूलक्षण है। आगे है यहाँ पे चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि कहाँ है? ओडिशा में महानदी डेल्टा जो है वो दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह किसे कहते हैं? तो द्वीप आप देख पा रहे होंगे भाई, चारों तरफ से जो जल से घिरा हो ऐसा भूखंड जिसे क्या कहते हैं? जिसे द्वीप कहते हैं। द्वीप समूह क्या है? आप पहले देख चुके हैं, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। भारत का मुख्य स्थल यानी भारत के मुख्य स्थल भाग का अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में दो द्वीपों का समूह है, जिनका नाम है, क्या नाम है भाई? केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको, इनके कई नाम थे। पहले इनको क्या कहा जाता था? तो लका द्वीप और मिनिकाय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 32 वर्ग किमी के छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां पर कवरत्ती, जिसे कवरत्ती के नाम से जानते हैं, कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह का जो है पादप तथा जंतु के लिए जो है काफी उपयोगी होता है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास है। क्वेश्चन पूछा जाता है जो है मनुष्य का निवास कहाँ है? तो पिटली द्वीप पर मनुष्य का निवास है। वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों को क्या कहते हैं? श्रृंखला की ओर आप ध्यान देंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह जो है आकार में बड़े संख्या में है। ये द्वीप आकार में बड़े संख्या में है। एक क्वेश्चन बनता है, बड़े संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। कैसे हैं? बहुत तथा बिखरे हुए हैं। आपको बता दें इस तरह से है भाई, ये है ना, ये है अपना इंडिया। आप देखेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से ऐसे बना हुआ है ना, जिसे यहाँ पर जल है, पूरा ये जल ही है। यही है 9 डिग्री चैनल। चैनल की बात कर लें, ये भी आप साथ साथ जानते हुए चलिए। 9 डिग्री चैनल यहाँ है। चैनल क्या है? 9 डिग्री, 8 डिग्री चैनल आप देखेंगे। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है आइलैंड। क्या है भाई? आइलैंड। इस तरह से बना हुआ है आइलैंड, जिसे मिनिकाय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ये भारत में है मिनिकाय। आइलैंड मिनिकाय ये भारत में है, इंडिया। इसके बाद है, इसी के जस्ट नीचे है 8 डिग्री चैनल। क्या है? 8 डिग्री चैनल। अच्छा, ये चैनल है क्या? वो टीवी वाला चैनल नहीं है डियर। चैनल क्या है? तो चैनल पानी वाला जो है ये रास्ता होता है, पानी का बड़ा सा रास्ता जिसे हम चैनल कहते हैं। इसके बाद फिर इस तरह से ऐसे द्वीप समूह है, इस तरह से बने हुए, है ना, इस तरह से द्वीप है। और यही है, यानी 8 डिग्री चैनल के नीचे है मालदीव। मालदीव यही है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्रवाल की। प्रवाल क्या है? तो यह एक जो है मुगा होता है, जीव होता है, जिसकी डेड बॉडी जो है वो एक के ऊपर एक जमा हो जाती है, जहां से जहाजें जो है नहीं आ जा सकती। मतलब ये जो है समुद्र का एक ऐसा जीव है जो परत दर परत जमा होके इतना कठोर हो गया है, ठोस हो गया है, जिससे जो पानी वाली जहाजें हैं यहाँ से नहीं गुजर सकती, उन्हें अवरोध का कार्य करती हैं ये। प्रवाल यानी पालिस क्या है? प्रवाल यानी पालिस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं, जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास जो है छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति, और तीसरा है प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल यानी वलय द्वीप गोलाकार या हार्सशू आकार वाले रोधिका होते हैं, जिन्हें प्रवाल कहते हैं। यानी प्रवाल भित्ति एक क्या होता है? भित्ति मतलब एक इस तरह से आकृति बन जाती है,
नदियों में और एक के ऊपर एक ये जीव जमा होते चले जाते हैं जो अवरोध का कार्य करते हैं यानी भित्ति मतलब दीवार की तरह बन जाते हैं, है ना? आगे बात करते हैं यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह जिसे बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है जिसका नाम है क्या? ये सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप समूह। आगे है विभिन्न भू आकृतियां विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता को स्पष्ट करती हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार की जो भू आकृतियां हैं ये अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराती हैं। एक प्रकार का जो है देश को ये प्राकृतिक संसाधन के रूप में कार्यरत है यानी प्राकृतिक संसाधन के रूप में जो यहाँ पर रह रहे इंसान हैं उनको अवेलेबल कराती हैं चीजें। जैसे कि जो उत्तर का मैदान है, उत्तर का मैदान देश को अन्य भंडारण के लिए यानी उपयोगी है भई और प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार भी मिला है। पठारी भाग खनिजों के लिए है, जहाँ पर पठार है आप वहाँ पर खनिज पाएँगे, खनिजों का भंडार है। जिससे जो है देश के औद्योगीकरण में विशेष भूमिका निभाई जाती है और तटीय क्षेत्र में आप जाएँगे तो मत्स्य उत्पादन के लिए पोत जहाँ पर जहाज़ें रुकती हैं यानी जो विदेशों से हमारे यहाँ पर चीज़ें आती हैं, आयात-निर्यात किया जाता है। तो मत्स्य के लिए और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए ये उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएँ हमें प्रदान करती हैं। तो ये चैप्टर इसी के साथ यहीं एंड होता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे बट पूरा पढ़ने के बाद यानी 6 चैप्टर है। सेकंड चैप्टर आज हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा और जो है टोटल 6 डेज़ में हम लोग 6 चैप्टर पढ़ने के बाद और 1 दिन बड़ी मैराथन क्लास होगी जो कि क्वेश्चन आंसर की होगी, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और जो क्वेश्चन बनने के चांस है। तो आज यहीं एंड करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।